जादुई प्याज। गणेश एक मेहनती किसान था और वो अपने खेतों में खूब मेहनत करता था, लेकिन फिर भी वो बहुत गरीब था। एक दिन गणेश अपने खेतों में हल जोत रहा था, तभी वहां सीमा आती है। देख लो सीमा, इस भरी ठंडी में खेतों में काम करना कितना मुश्किल है। मैंने तो आपको कितनी बार कहा है जी कि मुझे भी अपने साथ खेत में काम करने दीजिए, लेकिन आप हैं कि मानते कहाँ हैं। अब काम तो मैं ही करूंगा, पर तुम चिंता मत करो, वैसे भी तुम घर का सारा काम करती हो, हमारे दिन जरूर बदलेंगे। मैं तो सुबह शाम भगवान से यही प्रार्थना करती हूँ। ठीक है, अब ये बताओ कि खाने में क्या लाई हो, बहुत जोरों की भूख लगी है। गणेश खाना खाने बैठता है और देखता है। माफ करना जी, घर में थोड़ा ही आटा बचा था, इसलिए सिर्फ रोटी पका कर लाई हूँ। इसे प्याज के साथ खा लो। कोई बात नहीं, मैं यही खाकर पेट भर लूंगा। सीमा अपने पति को खाना खिलाकर अपने घर की ओर चल पड़ती है। रास्ते में उसने देखा कि बीच सड़क पर एक बच्ची बेहोश पड़ी थी। हाय राम, ये बच्ची कौन है? बेटा, बेटा क्या हो गया तुम्हें? कुछ तो बोलो। लगता है ठंड की वजह से इसको बुखार हो गया है। बेटा आंखें खोलो, तुम ठीक तो हो ना? माँ, क्या हुआ बेटा? बहुत ठंड लग रही है और बहुत भूख भी लगी है। तुम फिक्र मत करो, मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें खाना खिलाती हूँ और गर्म कपड़े देती हूँ। ठीक है आंटी। फिर सीमा उस बच्ची को अपने घर की ओर लेकर चल पड़ती है। घर पहुंचकर सीमा सोचती है, मैंने इस बच्ची को खाना खिलाने के लिए तो कह दिया, मगर मेरे घर में तो कोई दाल सब्जी ही नहीं है। हे भगवान, क्या करूं? तब सीमा जल्दी से नमक के पराठे बना देती है और उसे लस्सी और प्याज के साथ उस बच्ची को देती है। बेटा, मेरे घर में कोई दाल सब्जी नहीं है, इसलिए मैंने नमक के पराठे बना दिए हैं और साथ में लस्सी और प्याज है। बच्ची उस प्याज के साथ पेट भरकर खाना खाती है। शुक्रिया आंटी जी, आप बहुत अच्छी हो। इसमें शुक्रिया की क्या बात है बेटा, ये तो मेरा फर्ज था। बच्ची अपनी मुट्ठी खोलती है तो उसमें एक प्याज था। आंटी, मैं आपको एक तोहफा दे रही हूँ, ये जादुई प्याज है। ये प्याज कोई भी चीज को छुए तो वो सोने की बन जाएगी। अच्छा, ऐसी बात है? मैं सच कह रही हूँ आंटी। तभी घर पर किसी के आने की आवाज आती है और वो बच्ची वहां से गायब हो जाती है। सीमा इधर उधर देखती है, लेकिन वहां कोई नहीं था। अरे, अभी तो ये बच्ची यहीं थी, कहाँ चली गई? तभी गणेश अपने घर पर आता है। सीमा, देखो मैं तुम्हारे लिए क्या लाया हूँ। अरे वाह, चूड़ियां लेकर आए हैं आप मेरे लिए। चूड़ियां तो मुझे बहुत पसंद हैं। फिर गणेश सीमा को चूड़ियां देता है। सुनते हो जी, वो अभी यहाँ एक लड़की थी, क्या आपने उसे बाहर जाते हुए देखा? क्या लड़की? नहीं तो, मैंने तो किसी को नहीं देखा। फिर सीमा गणेश को सारी बात बताती है। देखो, उसने मुझे ये प्याज दिया और बोल रही थी कि ये जादुई प्याज है, किसी भी चीज को छुए तो वो चीज सोने की बन जाएगी। ये कैसे हो सकता है? अरे वो बच्ची तुमसे मजाक कर रही होगी। एक बार आजमा कर तो देखते हैं, इसमें हर्ज ही क्या है। चलो फिर अपनी इन चूड़ियों को ही सोने का बना लो। फिर सीमा जादुई प्याज से चूड़ियों को छूती है और वाकई में चूड़ियां सोने की बन जाती है। ये देखकर दोनों बहुत खुश हो जाते हैं। देखा, देखा आपने, मैंने आपको कहा था ना। अरे वाह, ये तो वाकई में सोने की बन गई हैं। सुनते हो, घर में ना खाने के लिए कुछ भी नहीं है। आप इस चूड़ी को सुनार की दुकान पर बेचकर कुछ खाने का सामान ले आइए ना। गणेश सोने की चूड़ियों को बेचने के लिए बाजार की ओर चल पड़ता है। बाजार में सुनार की सिर्फ 2 ही दुकानें थी, एक गुलजारी लाल की, दूसरी हरि दयाल की। गणेश गुलजारी लाल की दुकान पर जाता है। राम राम गुलजारी लाल जी। राम राम गणेश, क्या बात है भाई, आज हमारी दुकान में कैसे आना हुआ? दरअसल मैं ये चूड़ियां बेचने आया हूँ। अरे अरे, तुम्हें तो पता है ना कि मैं एक सुनार हूँ।
जी जी, मैं जानता हूँ, ये चूड़ी सोने की है। सोने की चूड़ियां तुम्हारे पास कैसे? फिर गुलजारी लाल सोने की चूड़ियां चेक करता है। चूड़ियां वाकई में ही सोने की थी। सोने की चूड़ियां देखकर गुलजारी लाल के मन में लालच आ जाता है। अरे गणेश, क्या तुम मुझे बेवकूफ समझते हो? क्या हुआ गुलजारी लाल जी? अरे ये चूड़ियां सोने की नहीं है, पीतल की हैं। क्या? पीतल की? हाँ हाँ, पीतल की। पीतल की चूड़ियों के मैं सिर्फ तुम्हें 500 रुपए ही दूंगा। चाहिए तो ले लो, वरना चलते बनो। घर में कुछ खाने का सामान नहीं होने की वजह से गणेश गुलजारी लाल से 500 रुपए ही ले लेता है और चूड़ियां उसे दे देता है। फिर वो अपने घर आ जाता है। आप चूड़ियां बेच आए? हाँ, ये लो 500 रुपए। सोने की चूड़ियों के सिर्फ 500 रुपए? अरे वो चूड़ियां सोने की नहीं, पीतल की थी। क्या? पीतल की? ये नहीं हो सकता। उस बच्ची ने बोला था कि ये सारी चीजें सोने की बन जाएंगी। अरे छोटी बच्ची थी, उसे सोने और पीतल में क्या फर्क पता। नहीं जी, मुझे लगता है ना सुनार ने आपको बेवकूफ बनाया है। हम एक और सोने की चीज बना देते हैं। फिर सीमा ने जादुई प्यास से अपनी पायल को छुआ और पायल सोने की बन गई। इस बार ना आप ये पायल किसी दूसरे सुनार को बेचना। फिर सोने की पायल बेचने के लिए गणेश बाजार की ओर चल पड़ता है। मगर गणेश को हरिदयाल की दुकान पर जाते हुए देख गुलजारी लाल देख लेता है। अरे, लगता है ये फिर से कुछ बेचने आया है। अभी इसकी खबर लेता हूँ। गणेश हरिदयाल की दुकान पर पहुंचता है। अरे गणेश, कैसे आना हुआ? मैं ये सोने की पायल बेचने आया हूँ। क्या ये वाकई में सोने का है? उसी वक्त वहां पर गुलजारी लाल आ जाता है और आंख मारकर हरिदयाल को कहता है, अरे भैया, ये मेरी दुकान पर भी सोने की चूड़ियां बेचने आया था, मगर वो सोने की नहीं, पीतल की थी। हरिदयाल समझ जाता है कि गणेश को ठगना है, इसलिए सोने की पायल को जांचने का नाटक करते हुए, अरे बाप रे, इतना बड़ा धोखा! क्या रे गणेश, सुनार को बेवकूफ बनाने आया है क्या? पुलिस को बुलाऊं? नहीं नहीं, पर क्या बात है हरिदयाल जी? अरे ये पायल सोने का नहीं, पीतल का है, और इस पायल का मैं तुम्हें सिर्फ 500 रुपए दे सकता हूँ। बोलो क्या करना है? इस बार हरिदयाल भी गणेश को बेवकूफ बनाने में कामयाब हो जाता है। गणेश 500 रुपए लेकर घर की ओर चल पड़ा। इसका पीछा करके तो देखें, आखिर ये इतना सारा सोना कहाँ से लाता है। फिर गुलजारी लाल और हरिदयाल गणेश का पीछा करते हुए उसके घर पहुंच जाते हैं। सीमा, ये लो 500 रुपए। सिर्फ 500 रुपए? हाँ, ये पायल भी पीतल का ही निकला। नहीं नहीं, ये नहीं हो सकता। लगता है इस बार भी सुनार ने आपको ठगा है। सीमा, ये भी तो हो सकता है ना कि जादुई प्याज सोने का नहीं बल्कि पीतल की चीजें बनाता हो। पता नहीं क्यों जी, पर मेरा दिल बिल्कुल भी नहीं मान रहा। मुझे पूरा विश्वास है ये जादुई प्याज चीजों को सोने का ही बनाता है। देखिए, अब मैं इस बर्तन को सोने का बनाती हूँ और इसे बेचने में खुद जाऊंगी। फिर दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। फिर सीमा ने जादुई प्यास से बर्तन को छुआ और छूते ही बर्तन सोने का बन गया। ये देखकर गुलजारी लाल और हरिदयाल की आंखें फटी की फटी रह गई। फिर रात के वक्त दोनों गणेश के घर आकर जादुई प्याज और सोने का बर्तन चुरा कर ले जाते हैं। अरे वाह भैया, हमने गणेश को ठगा तो ठगा, साथ में सोना बनाने वाले जादुई प्याज को भी चुरा लिया। फिर दोनों लालची मिलकर जादुई प्याज को गुलजारी लाल की सोने की भरी तिजोरी में रख देते हैं और दुकान बंद करके अपने अपने घर चले जाते हैं। दूसरे दिन अलमारी के अंदर से जादुई प्याज और सोने का बर्तन ना मिलने पर गणेश और सीमा बहुत दुखी होते हैं। हे भगवान, हमारा जादुई प्याज और सोने का बर्तन कोई चुरा कर ले गया। अब क्या होगा? जिसने भी जादुई प्याज को चुराया होगा ना, भगवान उसे सजा जरूर देंगे।
उधर गुलजारी लाल और हरिदयाल जैसे ही तिजोरी को खोलते हैं, उनके पाँव के नीचे से जमीन खिसक जाती है, क्योंकि इनकी तिजोरी में रखा हुआ सारा सोना अब सड़े हुए प्याज बन चुका था। अरे अरे, हम तो लुट गए, बर्बाद हो गए। जादुई प्याज की वजह से तिजोरी में रखा हुआ हमारा सारा सोना प्याज बन गया है। अब हम क्या करें? अरे हरिदयाल, तुम ही कुछ बताओ। अरे भैया, ये सब हमारी लालच की वजह से हुआ है। हमें अभी जाकर गणेश से माफी मांगनी चाहिए। फिर दोनों गणेश के घर जाते हैं। गणेश, हमें माफ कर दो, हमने ही तुम्हारा जादुई प्याज चुराया था। फिर दोनों ने जादुई प्याज की वजह से तिजोरी में रखा हुआ अपना सारा सोना सड़े हुए प्याज बन जाने की बात कही। हम आपके गुनहगार हैं, हमें माफ कर दो। वो चूड़ियां और पायल भी सोने की ही थी, हमें माफ कर दो। देखा, मैंने कहा था ना कि वो जादुई प्याज सोने की ही चीजें बनाता है। फिर गणेश उन दोनों को माफ करके गुलजारी लाल के सड़े प्याज बने हुए सारे सोने को फिर से जादुई प्याज की मदद से सोने में बदल देता है, और फिर दोनों पति पत्नी खुशी खुशी अपनी जिंदगी गुजारते हैं। ये कहानी है उदयपुर गांव की। उस गांव में राधा अपने 2 छोटे भाई बहन के साथ एक छोटे से घर में रहती थी। उनके माता पिता की मौत हो गई थी, जिस वजह से उसके भाई बहन की जिम्मेदारी अब उसके ऊपर आ गई थी, जिस वजह से वो एक सेठ के घर में काम किया करती थी। सेठ के घर में उसकी पत्नी और उसकी एक बेटी थी। मोना राधा को बिल्कुल भी पसंद नहीं करती थी, क्योंकि उसकी माँ हमेशा उसे समझाती थी कि देखो, राधा कितनी समझदार लड़की है, वो घर संभाल रही थी और उसे सब काम भी आता था। बस इसी वजह से मोना राधा को पसंद नहीं करती थी और वो हमेशा राधा के काम को बिगाड़ देती थी, ताकि मोना की माँ उस राधा को डांट सके। एक दिन, पायल, रवि, तुम दोनों उठ जाओ और स्कूल चले जाना। आज मुझे सेठ जी के घर जाना है, उनके घर पर मेहमान आने वाले हैं। इतनी सुबह सुबह? हाँ पायल, अब तुम दोनों जल्दी से उठ जाओ। उसके बाद राधा सेठ जी के घर की तरफ चली जाती है और वहां पहुंचकर वो सेठ की पत्नी के साथ काम में मदद कर रही थी। राधा बेटी, तुम जरा मोना को उठा दो, सुबह के 10 बजने को आए हैं, मेहमान भी घर पर आने वाले हैं और वो अभी तक सो रही है। नहीं मालकिन जी, आप किसी और को भेज दीजिए। आपको तो पता है ना, मोना मैम साहब मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं समझती है। चलो कोई बात नहीं बेटी, मैं उसे उठाती हूँ। तुम जाकर रसोई में सब्जी देख लो, मैं अभी उसे उठाकर आती हूँ। सीमा मोना के कमरे में जाती है। अरे, तो अभी तक सो रही है? वो देखो, राधा कब की आ गई है और मेरे साथ काम में हाथ बटा रही है। तो क्या करूँ माँ, वो एक नौकरानी है इस घर में, मेरे साथ उसकी तुलना मत किया करो। मुझे ये सब कुछ नहीं सुनना है, तुम जल्दी से तैयार हो जाओ और मेरे साथ किचन में मदद करो। थोड़ी देर के बाद मोना किचन में जाती है और देखती है कि राधा शिमला मिर्च की सब्जी बना रही है। माँ इसकी बहुत तारीफ करती है ना, आज देखना मैं कैसे इसकी सबके सामने बेइज्जती करवाती हूँ। मोना राधा को कोई काम कहकर रसोई से बाहर भेज देती है और उसकी बनाई हुई शिमला मिर्च की सब्जी में वो बहुत ज्यादा नमक डाल देती है। अब आएगा असली मजा तो, जब सब लोग ये सब्जी खाएंगे तो सब राधा को खूब चली कटी सुनाएंगे। दोपहर को जब सारे मेहमान आ जाते हैं और खाना खाने के लिए बैठते हैं तो सब लोगों को खाना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। अरे ये कैसा खाना है, ऐसा लग रहा है जैसे जहर निकल रहे हो। हाँ, अरे सीमा, ये कैसा खाना बनाया है तुम्हारी काम वाली ने, पूरी शिमला मिर्च की सब्जी में नमक ही नमक कर दिया है। अरे क्या महेंद्र, ऐसा खाना तो कोई कुत्ता भी ना खाए। चलो अरुण की माँ। सेठ का दोस्त और उसकी पत्नी वहां से चले जाते हैं। मोना ये सब देखकर बहुत खुश हो रही थी। मोना को इतना खुश देखकर सीमा को पता चल जाता है कि ये सब उसी ने किया है, लेकिन सीमा जब तक सच्चाई बता पाती तब तक सेठ ने राधा को बहुत भला बुरा कह दिया था और राधा बहुत ज्यादा रो रही थी।
अरे बंद करो अपना ये रोना धोना और चली जाओ हमारे घर से, और खबरदार आज के बाद हमारे घर पर काम करने भी आई तो। इतना कहकर सेठ वहां से चला जाता है। मालकिन जी, मैं सच कह रही हूँ, मैंने ये सब नहीं किया। पता नहीं खाने में इतना नमक कैसे हो गया था। मुझे पता है बेटी कि ये सब तूने नहीं किया है, पर ना चाहते हुए भी मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकती हूँ। तुम ये कुछ पैसे और ये सब्जियां ले जाओ, भगवान करे तुम्हें जल्द से कोई और काम मिल जाए। नहीं मालकिन जी, मैं ये सब नहीं ले सकती हूँ। सीमा के समझाने पर राधा उससे पैसे और सब्जियां ले लेती है और रोते हुए अपने घर आ जाती है। आज आप उदास लग रही हो। राधा उनको सारी बात बताती है। दीदी आप रोइए नहीं, आप कहते हो ना अगर हमारे साथ कोई बुरा करता है तो भगवान उसे सजा देते हैं। हाँ दीदी, भगवान जी उस मोना मैम साहब को ना जरूर सजा देंगे। चलो छोड़ो ये सब बातें, अब से मैं अपना खुद का काम करूंगी और मेहनत करके तुम दोनों को बहुत आगे तक लेके जाऊंगी। हाँ दीदी, जब मैं बड़ा हो जाऊंगा ना, एक अफसर बन जाऊंगा, तब मैं आपको कोई भी काम नहीं करने दूंगा। अच्छा, चलो तुम दोनों के लिए मैं अभी जल्दी से खाना बना देती हूँ। राधा अपनी रसोई में जाती है और शिमला मिर्च को काटती है। कटी हुई शिमला मिर्च के बीज सोने की तरह चमक रहे थे। अरे, ये शिमला मिर्च के बीज इतने सुनहरे क्यों लग रहे हैं? राधा उनको हाथ लगाकर देखती है। अरे, ये तो सच में सोने के बीज है, लेकिन ये बीज इस शिमला मिर्च के अंदर कैसे आए? तभी एक दूसरी शिमला मिर्च के हाथ पैर और मुंह आ जाते हैं। उसे देखकर राधा की चीख निकल जाती है और उसकी आवाज सुनकर उसके भाई बहन भी उसके पास आ जाते हैं। अरे अरे, तुम मुझसे डरो नहीं, मैं कोई भूत नहीं हूँ, मैं तो एक जादुई शिमला मिर्च हूँ। क्या? जादुई शिमला मिर्च? लेकिन तुम बोल कैसे सकते हो? और तुम्हारे तो हाथ पैर भी बिल्कुल हमारी तरह है। अरे, इतने सारे सवाल। मैं जादुई शिमला मिर्च तुम लोगों की मदद करने के लिए आया हूँ। आप लोग बहुत ही अच्छे और नेक दिल इंसान हो। लेकिन तुम हमारी मदद कैसे करोगे? ये जो शिमला मिर्च के सोने के बीज हैं, तुम इसे सुनार को बेचकर अपना कोई काम शुरू कर सकती हो, जिससे तुम्हारी आमदनी भी होगी और तुम्हें एक रोजगार भी मिल जाएगा। और हाँ, तुम एक बात याद रखना, तुम इन बीजों को संभाल कर रखना, ये तुम्हारी हर इच्छा को भी पूरा कर सकते हैं। नहीं नहीं, मुझे लालच नहीं करना है। मैं खुद से मेहनत करके अपने भाई बहन को पालूंगी। ठीक है, लेकिन तुम कुछ बीज ले लो और इसे बेचकर अपना कोई काम शुरू कर लेना। अगले दिन राधा कुछ बीज उठा लेती है और सुनार के पास चली जाती है। सुनार उसे बहुत सारे पैसे देता है। राधा उन पैसों से अपना सिलाई का काम शुरू करती है और ऐसे ही समय बीतता गया और राधा ने अपनी मेहनत से अपने सिलाई के काम को और भी बड़ा कर लिया था। अब वो दूसरों को भी सिलाई सिखाने लगी थी और उसने अपनी मेहनत के पैसों से अपने भाई बहन को पढ़ने के लिए शहर भेज दिया था। एक दिन, आज मैं जो कुछ भी कर पाई हूँ वो सिर्फ और सिर्फ जादुई शिमला मिर्च की वजह से है। एक काम करती हूँ, मालकिन को धन्यवाद देती हूँ जाकर। अगर वो मुझे उस दिन वो सब्जियां नहीं देती तो शायद आज मेरे हालात कुछ और ही होते। राधा कुछ मिठाई लेकर सेठ के घर जाती है। वहां जाकर उसे पता चलता है कि उनका घर बिक गया है और वो एक किराए के घर में रहते हैं। राधा वहां जाती है और उनकी स्थिति को जानकर बहुत ज्यादा दुखी हो जाती है। ये तो बहुत बुरा हुआ आपके साथ मालकिन जी। हाँ बेटी, ये सब हमारे कर्मों का फल है। नहीं नहीं मालकिन जी, आप चिंता मत कीजिए, मैं आपको आपका घर दिलाऊंगी जादुई शिमला मिर्च की मदद से। क्या? जादुई शिमला मिर्च? राधा उसको सारी बात बताती है और उसके बाद अपने घर आ जाती है और एक संदूक से एक पोटली खोलती है। अरे ये क्या? इसमें तो जादुई बीज थे, फिर ये ताजा शिमला मिर्च कैसे आ गई?
मैं उन बीजों को अपने अंदर संभाल कर बैठा हूँ। तुम अपनी कोई भी इच्छा मुझसे कह सकती हो। मैं अपनी मालकिन की मदद करना चाहती हूँ। क्या तुम मेरी ये इच्छा पूरी करोगे? राधा, मैं तुम्हारी इच्छा को पूरा तो कर दूंगा, लेकिन तुम्हें याद है ना उनकी बेटी ने तुम्हारा कैसे अपमान किया था। हाँ, मुझे सब याद है, लेकिन मुझे उनसे कोई शिकायत नहीं है। तुम उनको पहला जैसा कर दो ना। ठीक है, जैसी तुम्हारी मर्जी। जादुई शिमला मिर्च की वजह से सेठ और उसके परिवार को उनका घर वापस मिल जाता है और वो तीनों माफी मांगने के लिए राधा के घर आते हैं। मुझे माफ कर दो बेटी, उस दिन मैंने तुम्हें घर से निकाल दिया था, और देखो आज तुम्हारी वजह से ही मैं अपने घर में वापस आ पाया हूँ। हाँ, मुझे भी माफ कर दो राधा। मैंने तुम्हें कई बार नीचा दिखाया था। ऐसे ही कुछ सालों के बाद एक दिन रवि और पायल राधा से मिलने घर आते हैं। राधा अपनी सिलाई का काम कर रही थी। तभी उसके घर के बाहर एक गाड़ी रुकने की आवाज आती है। राधा अपने कमरे से बाहर जाती है और अपने दोनों भाई बहन को देखकर बहुत खुश होती है। अरे रवि, पायल, तुम दोनों। प्रणाम दीदी, मैं आईएएस ऑफिसर बन गया हूँ। हाँ दीदी, मुझे भी शहर में एक अच्छी सी जॉब मिल गई है। ये तो बहुत ही खुशी की बात है, पर ये सब ना जादुई शिमला मिर्च की वजह से ही हो पाया है। तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद जादुई शिमला मिर्च। हाँ दीदी, आपने सही कहा। दीदी, अब हम ना आपको नए घर में ले जाने के लिए आए हैं। उसके बाद राधा उन दोनों के साथ अपने नए घर में चली जाती है और वहां पर तीनों जादुई शिमला मिर्च के साथ हंसी खुशी रहने लगते हैं।